जी जनाब, लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे हेक्सा लिमिटेड का, जिसमें हमने स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। फिर हमने स्टैंडर्ड प्रॉफिट को स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जो प्रॉफिट था उसको एक्चुअल प्रॉफिट से रिकनसाइल किया था। 2 पार्ट्स हमने से किए थे, तीसरा पार्ट हमारा अभी रहता था। कोई सवाल? अच्छा, पार्ट सी हमारा इस क्वेश्चन का था, रिकनसाइल एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब इस सवाल में, इस रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा फ्लॉ नज़र आता है। रिकनसाइल आप उन 2 वैल्यूज़ को करते हो जो 2 वैल्यूज़ आपके पास हो, तो क्या यहाँ पे जो जिन 2 वैल्यूज़ को रिकनसाइल करना है, क्या वो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं? एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, दिस इज़ अवेलेबल। पार्ट बी के लिए हमने वो रिकनसाइल, जब हमने पार्ट बी में हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट करने थे तो वहाँ पे हमने इसको मेजर किया था। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दैट इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पे या तो रिक्वायरमेंट होती ना कि कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अंडर 2 सिस्टम्स, तो फिर तो आपने करना था मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट अवेलेबल है, उसमें एडजस्टमेंट जो आपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ी भी है, वो एडजस्टमेंट डालते और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाता। अब जब यहाँ पे वो रिकन्सिलिएशन कह रहा है तो उसके लिए हमें 2 वर्किंग करनी पड़ेगी। एक वर्किंग करनी पड़ेगी पहले एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन की अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर दूसरी वर्किंग हम करेंगे रिकन्सिलिएशन की। तो सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें, एक्चुअल प्रॉफिट का जो फॉर्मेट बनता है वो होता है जी सेल्स लेस आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स करनी है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आप करते हैं जी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसमें ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एडजस्ट करते हैं। तो ये 3 वैल्यूज़ का सम आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता है। यहाँ से आपके पास फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट ले सकते हो, और अगर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं वो लेस करके नेट प्रॉफिट पे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे शायद नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ गिवन नहीं थी, तो हमारे यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वही नेट होगा। हमारा ग्रॉस और नेट एक बराबर है। वैल्यूज़ फीड करते हैं जी। इसमें हम रुपीज़ इन थाउजेंड में बात कर रहे थे जी, सवाल को रुपीज़ इन थाउजेंड में हल कर रहे थे। रेवेन्यू तो वही है जो पहले निकाला था, कितना था? 21,000 हमारा रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू की बात तो वहीं से शुरू हुई। एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट जो आप लेते हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, उसमें मटेरियल कॉस्ट एक्चुअली जाती है 92, कितनी है जी? 9280। उसमें लेबर कॉस्ट एक्चुअली जाती है 5425, और उसमें ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के तहत पीएनएल बनाते हुए ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड लिए जाते हैं। आपके ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे हैं 120 रुपये पर आवर के ऊपर, 120 रुपये पर आवर के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो 120 रुपये, और यूनिट्स कितने आवर्स पर यूनिट हैं? 3 आवर्स पर यूनिट है, ये पर यूनिट हो गए। और कितने यूनिट्स बना रहे हैं आप? प्रोडक्शन कितनी है? एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 लीजिए जी। यहाँ से आप इसको भी रुपीज़ इन थाउजेंड में कर लीजिएगा। तमाम वैल्यूज़ आप रुपीज़ इन थाउजेंड में बताइए, ये कितनी बन रही है जी? ये वैल्यू रुपीज़ इन थाउजेंड में कर लीजिएगा। 120 रुपये पर आवर है जी, 19025, दिस इज़ योर प्रोडक्शन कॉस्ट। 120 रुपये पर आवर है, 3 आवर एक यूनिट बनाने में लगते हैं, 12,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं। तो आपकी ओवरहेड कॉस्ट जो एब्जॉर्ब होगी एक्चुअल प्रोडक्शन पे वो क्या है? तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में
19,025 क्लोजिंग स्टॉक लेना है जी आपने 19,025 ओवर 12,000 इंटू 1500 था ना क्लोजिंग स्टॉक हमारा। क्लोजिंग स्टॉक 12,000 में से 10,500 अपने बेच दिया था। देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक। जनाब कितनी बनी वैल्यू 2378 जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एक्चुअल प्रोडक्शन जो पीएनएल को हम चार्ज करते हैं उसमें ओवरहेड एब्जॉर्ब लिए जाते हैं। आखिरी वैल्यू ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की है। यहाँ पे ओवर अंडर एब्जॉर्ब में कंपैरिजन हम करते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड्स का। एक्चुअल ओवरहेड्स का यहाँ पे अगर आप डाटा देखें तो एक्चुअल ओवरहेड्स आपको सिर्फ फिक्स्ड के दिए गए हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ आपको एक्चुअल ओवरहेड्स दिए गए हैं और हमें अपनी अर्लियर स्टडी से ये रिकॉल होना चाहिए कि ओवर अंडर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट भी बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड से ही रिलेट करता है। ओवर अंडर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट भी फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेट करता है। तो हम ओवर अंडर एब्जॉर्ब सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। से वर्किंग टू हम देखते हैं एब्जॉर्ब्ड एफओएच क्या है और एक्चुअल एफओएच क्या है। एक्चुअल एफओएच तो निकाले थे हमने उस दिन, कितने आए थे? 16 लाख रुपीज इन 1000। एक्चुअल एफओएच कितने आए थे ज़रा देख के बताइए पिछले मार्जिनल कॉस्टिंग के पीएनएल से? 1.6 मिलियन। ये आपके एक्चुअल ओवरहेड से मार्जिनल कॉस्टिंग के पीएनएल में आपने इनको यूज़ किया हुआ है। एब्जॉर्ब्ड एफओएच, अब ये जो 360 रुपये पर यूनिट हमने एब्जॉर्ब किए हैं इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे? ये भी लास्ट वीक हमने वर्किंग की थी। फिक्स्ड ओवरहेड कितने पर यूनिट थे? हमने ब्रेकअप बनाया था सैटरडे को 150। 360 में से 150 फिक्स थे, 210 वेरिएबल थे। यही था ये ब्रेकअप। तो हमने जो ओवरहेड यहाँ पे एब्जॉर्ब किए हैं वो 360 के हिसाब से किए हैं। इसमें 150 फिक्स के हैं। तो ये एब्जॉर्ब कितने हुए जी? 18 लाख थे शायद। वैसे तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, उसमें बताया हुआ है, मैं ही गलती कर रहा हूँ, सवाल नहीं पढ़ा ना अभी। उसने बताया हुआ है ओवरहेड्स आर अप्लाइड ओवरहेड एक्सीडेड एक्चुअल ओवरहेड। ओवरहेड्स आर ओवर एब्जॉर्ब। हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ओवर एब्जॉर्ब है तो ओवर एब्जॉर्ब है तो यहाँ पे हमने लेस करने हैं। नो वर्किंग आज रिक्वायर्ड, माई मिस्टेक। मैंने चूँकि अभी ये सवाल देखा नहीं था इसलिए जहन से निकल गई थी बात। लीजिए जी यहाँ से प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताइए और फिर फाइनल प्रॉफिट बताइए। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 3 वैल्यू का सम 16,447 एंड नेट प्रॉफिट 455 जी। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? इसको जरा एक बार फिर देख लीजिए। इसमें हमसे कोई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट वर्कआउट करने में फुल प्रोडक्शन कॉस्ट जी, कोई सवाल? एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत? रिकन्सिलिएशन की तरफ जब हम चलते हैं तो रिकन्सिलिएशन में हम लेते हैं प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और इसको रिकन्साइल करना हमने प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आपने क्या मेजर किया था सैटरडे को? एक्चुअल प्रॉफिट 3930 और प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप देख रहे हैं अभी 4553। और डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट्स हमने जो सीखा हुआ है OAR इनटू क्लोजिंग इन्वेंट्री। OAR हमारा 150 पर यूनिट है इनटू 1500 है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में। तो बोलिए क्या एंट्री आती है ये जी? 225, दैट्स इट, 225। क्लोजिंग स्टॉक चूंकि ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है, जब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। सम कीजिए क्या आ रहा है? ये टैली नहीं होता नज़र आ रहा कुछ। 4155। सॉरी, एक आइटम हम मिस करके यहाँ पे एक आइटम मिस करके हम, दैट इज़ वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड की फिगर हमें गिवन है 2975। मैं यहाँ पे वो वैल्यू ऐड करना भूल गया,
19,075। काइंडली ये वैल्यू रिवाइज कीजिए, 19025 नहीं है, कितनी है जी? 22,000 कंप्लीट है वैल्यू। ये काइंडली ये देखिए, ये वैल्यू मैं लिखना भूल गया था, 22,000 वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है, और 22,000 पे ही फिर आप इन्वेंट्री वैल्यू करोगे। कितनी आई जी वैल्यू इन्वेंट्री की? 2750। यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स 19050 और प्रॉफिट सॉरी 1950। ये आप किसी और तरफ को चल पड़े हम। एक मिनट, ये आपने जब एक्चुअल ले लिया तो यहाँ पे आपने सिर्फ फिक्स लेना है, वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल ले लिया आपने, यहाँ पे आपने अब सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड लेने हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड आपका जो आ रहा था, हमने अभी मेजर किया था, 150 पर यूनिट है। फिक्स्ड ओवरहेड 150 पर यूनिट है। ज़रा थोड़ा सा पुराना सवाल, पिछले वीक का सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे चीज़ें ज़रा रिफ़्रेश नहीं थी मेरे ज़हन में भी, इसलिए हमसे गलतियाँ हो रही हैं। जब आपने वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल यहाँ पे लिया है तो फिक्स्ड ओवरहेड आपने सिर्फ एब्जॉर्ब लेना था। फिक्स्ड ओवरहेड हम एब्जॉर्ब ले रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट हमारा 150 पर यूनिट है। 19480 और 19480 के साथ वैल्यू क्या आई क्लोजिंग स्टॉक की? 2435। कॉस्ट ऑफ सेल्स 16845 एंड प्रॉफिट 4155। लीजिए जी, ये अब हमारा प्रॉफिट 4155 टैली हो गया। आपके जो आंसर आपका गिवन है, पहली बात, उस आंसर में एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया गया। एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया गया तो मैंने कहा जब दो वैल्यूज़ होंगी तो रिकन्सिलिएशन बनाओगे ना। जैसे हमने दो वैल्यूज़ बनाई तो हमें पता लगा ना रिकन्सिलिएशन ठीक नहीं बन रही, गलती है कहीं, हमने उस गलती को ढूंढा और ठीक कर लिया। वहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट मेजर नहीं किया, पहली बात। और जब रिकन्सिलिएशन बनाई गई है तो रिकन्सिलिएशन में एक्चुअल प्रॉफिट जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो 4130 है, जो कि वही जो मैं कह रहा था गलती हो जाती, दो वैल्यूज़ नहीं है तो रिकन्सिलिएशन किस चीज़ की। तो उन्होंने जो वैल्यू कैलकुलेट की है प्रॉफिट की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वो 4130 है, जो कि यकीनन एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट हमने अभी मेजर किया 4155 आ रहा है, और हमने उसको रिकनसाइल भी करके दिखा दिया है अंडर द रिकन्सिलिएशन मेथड जो हमने एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग की सीखी भी है। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 4155 है, और उसकी रिकन्सिलिएशन भी आपके सामने अवेलेबल है। तो इसका पार्ट सी का जो सोल्यूशन अवेलेबल है आपके पास आई कैप का, दैट इज़ इनकरेक्ट। दो गलतियां उसमें, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट किया जो कि होना चाहिए, और दूसरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन जो निकाला है वो 4130 है, विच इज़ इनकरेक्ट। इन्हीं किसी अलॉन्ग विद मैनी अदर रीज़न जो आपको कहा गया है, ये भी एक रीज़न है कि आंसर्स ना देखा कीजिए, आपने जो चीज़ें किताबों से, एग्जाम्पल से, नोट से सीखी हुई हैं उनको अप्लाई किया करें, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशंस को देख रहे हैं तो फिर आप सोच नहीं पाते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एडमिट कि आई कैप के सोल्यूशन में भी गलती हो सकती है। आपका हमेशा, चूंकि आपने सीखे नहीं होती चीज़ें, आपकी एजम्पशन शुरू यहाँ से होती है कि आई कैप ने 3D किया हुआ है, मुझे ही शायद नहीं आता, क्योंकि आपने किताब नहीं पढ़ी होती, क्योंकि आपने नोट्स रिवाइज नहीं किए होते, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप नहीं होती। तो इसलिए आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बिलीव करना कि आई कैप का सोल्यूशन भी गलत हो सकता है और आप ठीक सोच रहे हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप किताब पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, और सवालों को खुद अटेम्प्ट करने के बाद आप जवाब देख रहे हो। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? पार्ट सी हमने जो लास्ट वीक सैटरडे में जो सवाल देखा था उसका पार्ट सी हमारा पेंडिंग था, हमने उसको अभी कवर किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हेक्सा लिमिटेड का पार्ट सी।
एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज़ यहाँ पे कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, पूछिए। ये मार्जिनल अडॉप्शन कॉस्टिंग का जो चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने काफ़ी अर्सा पहले, ये उससे रिलेटेड ये पार्ट था। और एग्ज़ाम में इट इज़ क्वाइट कॉमन कि आपको एक सवाल में 2-3 टॉपिक्स मिक्स करके टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 पे आइए। जैक एंड जिल ऑटम 15, अब इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग को वेरिएंसेस के साथ मिक्स किया गया है। ये भी एग्जामिनर का एक फेवरेट एस्पेक्ट है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग के एस्पेक्ट को लेके आना। तो इसकी रिक्वायरमेंट अगर हम देखें पेज 316 पे, क्वेश्चन 4 जैक एंड जिल, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। 5 नंबर पार्ट बी है, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। मटेरियल रेट एंड यूजेज, रेट एंड एफिशिएंसी, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। तो वेरिएंसेस तो बेसिक्स ही हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट नया इस क्वेश्चन में उसने डाला दैट इज कि आप पहले इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाइए। तो सवाल पढ़ते हैं जैक एंड जिल का, मैन्युफैक्चर्स वेरियस प्रोडक्ट्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू वन ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल 5 kg एट 40 पर kg, 200 का बना। डायरेक्ट लेबर 1.5 आवर एट 80 पर आवर, 120 का बना। फैक्ट्री ओवरहेड्स 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं तो वी अज्यूम दे विल बी टोटल। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड एट 3 million बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर मंथ। एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ जून इज opening work in process 80% converted, started during the month 50,000, 8,000 थे opening work in process, starting during the month 50,000 आ गए, transfer to finished goods 48,000, closing work in process 60,000, 7,000 sorry, 60% complete. Material issued to production at 38 per kg 19 लाख का, 42 per kg 8.4 million का। direct labor at 84 per hour 6048,000, variable factory overhead 6350,000, fixed factory overhead 2850,000. Materials are added at the beginning of the process. Conversion costs are incurred evenly throughout the process. Losses up to 3% of input are considered as normal. However, losses are determined at the time of inspection, which takes place when the units are 90% complete. JJ uses FIFO method for inventory valuation. एक ज़रा डाटा फिर पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल की तरफ और फिर हम बाकी वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं। डाटा के साथ फिर गो थ्रू कर लीजिए। अच्छा जी, इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल बनेगा तो हमें पता लगेगा नॉर्मल लॉस या गेन है, उसके हिसाब से इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल पे हम जाते हैं। और क्वांटिटी शेड्यूल बनाने के लिए हमने जो फॉर्मेट डिसाइड किया था, हमने कहा था जी हम प्रोसेस अकाउंट की तरह ही सिर्फ क्वांटिटीज़ का अकाउंट बना लेंगे। क्वांटिटी शेड्यूल हमारा प्रोसेस अकाउंट की तरह बनेगा जिसमें हम सिर्फ क्वांटिटीज़ रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटीज़ आएंगी जिसमें वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन, देन यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, और इसके बाद ये हमारी टोटल इनपुट आ रही है। देन आउटपुट साइड पे देखें तो हमारे पास फिनिश गुड्स होते हैं, नॉर्मल लॉस होता है और वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन होता है। ये फिगर्स हम फीड करेंगे और हम देखेंगे कि नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस है या गेन है। तो ब्रॉट डाउन कितना है जी आपका 8,000, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 50,000, वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन 7,000 और फिनिश गुड्स 48,000 नॉर्मल लॉस। अच्छा, यहाँ पे हम पहले भी बात इस पे कर चुके हैं कि नॉर्मल लॉस एज इनपुट लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है। और जो चीज़ हमने सीखी भी है कि ICAP की प्रैक्टिस है कि जब बेशक वो इनपुट लिख रहा है लेकिन इंस्पेक्शन स्टेज जब वो देता है तो वो यूनिट्स इंस्पेक्टेड पे ही नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करता आ रहा है। और यूनिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड दे दें
या वो यूनिट्स ऑफ इनपुट दे के साथ इंस्पेक्शन स्टेज दे दे। आईकैप जो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करता आ रहा है वो यूनिट्स इंस्पेक्टेड पे ही आ रहा है। तो यूनिट्स इंस्पेक्टेड, क्या हमारा ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इंस्पेक्ट हुआ? 80% पे स्टेज थी और इंस्पेक्शन 90% पे होती है, तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इंस्पेक्ट हुआ। उसके अलावा ये 50,000 क्या सारे इंस्पेक्ट हो गए? उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखिए 60%, वो इंस्पेक्शन से पीछे है। तो इसका मतलब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक इंस्पेक्ट नहीं हुआ। तो जो इंस्पेक्ट हुए इसका 5% कितना बना जी? 3%, सॉरी 3% कितना बना? 1530 यूनिट्स। दिस इज नॉर्मल लॉस, 1530 नॉर्मल लॉस। अब देखिए आपके पास अब नॉर्मल लॉस बच रहा है मेरे ख्याल में कितना है जी नॉर्मल लॉस? 1470। सो क्वांटिटी शेड्यूल बनाने से पहले आपको इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल्स बनाने से पहले आपको क्वांटिटी शेड्यूल बनाना है। यहां से आपको पता लगता है कि आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में क्या क्या वैल्यूज जाने वाली हैं। ये 3 वैल्यूज हैं जो आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स शेड्यूल में रिफ्लेक्ट होती हैं। नॉर्मल लॉस आपका इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। FIFO के तहत अब हमें इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना है। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल का फॉर्मेट मटेरियल और कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग-अलग है। सो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए जी, परसेंटेज, फुल यूनिट्स एंड आउटपुट। यहाँ पे हम लेते हैं आउटपुट जिसके हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं। यहाँ पे लेते हैं हम फुल यूनिट्स। यहाँ पे लेते हैं हम परसेंटेज वर्कड, FIFO है तो परसेंटेज वर्कड इन करंट मंथ। यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे मटेरियल के और कन्वर्जन के। आउटपुट जिसको हमें वैल्यू करने हैं FIFO के तहत, फिनिश गुड्स जिसके 2 टुकड़े किए जाते हैं। फिनिश गुड्स के 2 टुकड़े करते हैं, एक हम करते हैं फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और दूसरी होती है फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। टोटल फिनिश गुड्स हमारे वहीं पे हैं 48,000, लेकिन इसको हम रिपोर्ट करेंगे 8,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से और 40,000 करंट प्रोडक्शन से। देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और फिर एबनॉर्मल लॉस फुल यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 7,000, एबनॉर्मल लॉस के 1470 एंड द टोटल ऑलवेज शुड मैच विथ एक्सपेक्टेड आउटपुट। और वो होती है जी इनपुट 58,000 माइनस नॉर्मल लॉस 1530। कितना है टोटल? 470। और ये हमारा टोटल इससे मैच होता है, तो इसका मतलब हमने वर्किंग ठीक बनाई है। वी कैन मूव फॉरवर्ड। 5 जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ पे? इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल FIFO के तहत बनाना नथिंग न्यू। पहले हम न्यूमरस टाइम ये एक्टिविटी क्लास में कर चुके हैं। अब हम सिर्फ लिंक करने जा रहे हैं कि प्रोसेस और FIFO इकट्ठा आए तो प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इकट्ठा आए तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या बनती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना है। इसके बाद वेरिएंसेस पे जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे ये इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल हमारे लिए वेरिएंसेस में कैसे हेल्पफुल है। अच्छा जी, परसेंटेज वर्कड इन करंट मंथ, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे सिर्फ कन्वर्जन पे काम किया। कितनी कन्वर्जन? 20%। करंट प्रोडक्शन पे फुल काम किया 100%। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे मटेरियल पूरा आया 100% और कन्वर्जन 60%। एबनॉर्मल लॉस में भी मटेरियल 100% डला क्योंकि प्रोसेस के शुरू में डाल गया और कन्वर्जन डली 90%। लीजिए जी, यहाँ से हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बना सकते हैं एलिमेंट वाइज। 1600 ओनली कन्वर्जन, 40,000 मटेरियल, 40,000 कन्वर्जन। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 7,000 मटेरियल, 4,200 कन्वर्जन। एबनॉर्मल लॉस 1470 मटेरियल, 1323 कन्वर्जन। लीजिए जी, सम लीजिए मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स 48,470
47,123 ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं जी। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारी रिक्वायरमेंट थी पार्ट ए की। FIFO के तहत इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाना, वी आर डन विद दैट। ये एक्टिविटी बिल्कुल वही जैसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग में रिपीटेडली कर चुके हैं, नथिंग न्यू। ये हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं। ये हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट है। इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट है कि हमने जो एक्चुअल प्रोडक्शन की है, ये सारी हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है ना, जो हमने एक्चुअल प्रोडक्शन की है वो कितने कंप्लीट यूनिट्स के बराबर है। ये हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन है। और अगर सिर्फ आप इसी वर्ड को, ये एक्चुअल प्रोडक्शन के वर्ड को पिक कर लो, एक्चुअल आउटपुट के वर्ड को पिक कर लो, तो आपके सारे वेरिएंसेस के सवाल हल हो जाते हैं। आपको वेरिएंसेस में, आपको याद है ना, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए होती है, तो मटेरियल के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी टेकन दिस वैल्यू। आपको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए होते हैं लेबर के लिए, तो लेबर के लिए और ओवरहेड्स के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ से ली जाएगी। तो दिस इज द ओनली इम्प्लीकेशन प्रोसेस कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से लिंक, कि आपको जब सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती थी आपको एक्चुअल प्रोडक्शन फिगर स्टैंड अलोन दे दी जाती थी एक ही, जी इतने यूनिट बनाए हमने। तो अब यूनिट्स कितने बनाए एलिमेंट वाइज अलग-अलग कर दिए गए हैं। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल से हमने निकाल लिया कि मटेरियल के इतने यूनिट्स का हमने खर्चा किया है, कन्वर्जन के लेबर ओवरहेड के इतने यूनिट का खर्चा किया है। अब जहां जहां पे हमें एक्चुअल प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर मटेरियल, हम इसको यूज करेंगे। जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स की फॉर लेबर और ओवरहेड, हम इसको यूज करेंगे। इसके बाद आगे सवाल सारा सिंपल है, बेसिक वेरिएंसेस हैं, उनमें हमें कोई चैलेंज नहीं आएगा इंशाअल्लाह। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल से हमें एक्चुअल प्रोडक्शन की फिगर मिल जाती है। और यहाँ पे जो नई चीज़ है कि एक्चुअल प्रोडक्शन मटेरियल के लिए अलहदा है, कन्वर्जन के लिए अलहदा है। इससे पहले हमने जितने वेरिएंसेस के सवाल किए उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन यूज्ड टू बी वन फिगर कि जी इतने यूनिट्स बनाए, मटेरियल में भी वही लगते थे, लेबर में भी वही लगते थे। अब लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड फ़र्क होने वाला है ऐसे सवालों में जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल आ जाएगा। तो मटेरियल के वेरिएंसेस की कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन ये है, लेबर और ओवरहेड के वेरिएंसेस की कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन अलहदा गिवन है। ये जी PNL नोट कर लिया था, रेस कर दें जी इसको हम, क्योंकि अब हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। हमारा जो पार्ट बी है, अच्छा जी, हमें अब जो वेरिएंसेस वर्कआउट करने हैं उसमें सबसे पहले मटेरियल रेट और यूजेज वेरिएंस है। लेट्स स्टार्ट विद द मटेरियल रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस भी कहा जाता है इसको, प्राइस वेरिएंस भी कहा जाता है, कोई ऐसा हमारे लिए इसमें कोई इशू नहीं है। मटेरियल रेट वेरिएंस उसने कहा तो हम रेट वेरिएंस के हिसाब से फार्मूला लिख देते हैं। एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस दिया जाता है और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे वही चैलेंज आ रहा है जो हमने पहले कभी देखा था कि एक्चुअल रेट्स दो गिवन है। अब इसको डील करने का हमने एक तरीका सीखा था कि हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं और एवरेज रेट निकाल के एक स्टेप में वेरिएंस कैलकुलेट कर लें, और दूसरा तरीका था हम वेरिएंस की कैलकुलेशन को ही दो टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम एवरेज रेट की तरफ चलते हैं। एक्चुअल रेट के लिए हम एक वर्किंग बना लेंगे और वहाँ से हम एवरेज रेट वर्कआउट करना चाहते हैं। एवरेज रेट आपका होता है टोटल क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट डिवाइडेड विथ टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है जी, एक 19 लाख और दूसरी है जी 8.4 मिलियन। ये दो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल है। इसको एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी गिवन नहीं है बट हमें वैल्यू और रेट अवेलेबल है ना, तो वहाँ से हम बना लेते हैं। ये लीजिए जी, एक्चुअल कॉस्ट ओवर टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट और टोटल क्वांटिटी, व्हाट इज योर एवरेज रेट? 41.20 रुपीज़ पर केजी। ये आपके पास एक्चुअल
एक स्टेप यहाँ पे बल्कि मुझे सॉरी लिखवा दीजिएगा क्योंकि मैं एक्चुअल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो यहाँ पे ये बन जाता है टोटल कॉस्ट कितनी बन जाती है 103 और टोटल क्वांटिटी कितनी बन जाती है 250,000 और यहाँ से हमारे भी 41.20 रुपीज़ पर केजी हमारी एवरेज रेट आ जाता है। टोटल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट ओवर एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल कॉस्ट रेडीली अवेलेबल है, एक्चुअल क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ी क्योंकि कॉस्ट अवेलेबल है, रेट अवेलेबल है, तो हमने दोनों लॉट्स की क्वांटिटीज़ निकाली। एक लॉट 38 पर केजी के हिसाब से 19 लाख रुपए की खरीदी, तो 19 लाख रुपए डिवाइड बाई 38 करो, उसकी क्वांटिटी आ गई। दूसरी लॉट 8.4 मिलियन रुपए की खरीदी 42 रुपए के हिसाब से, तो उसको हमने 8.4 मिलियन को 42 रुपए से डिवाइड किया, उसके केजीज आ गए। सो टोटल कॉस्ट 10.3 मिलियन है, टोटल वेट 250,000 केजी है। यहाँ से हमारे पास मिलता है एवरेज रेट। तो ये हमारी एक्चुअल रेट 41.20 आ गया। स्टैंडर्ड रेट पर केजी कितना है जी 40 गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में और एक्चुअल क्वांटिटी है 250,000। लीजिए जी, यहाँ से आप वेरिएंस ले सकते हैं। कितना आ रहा है जी वेरिएंस? टोटल वेरिएंस इज 300,000 एंड दिस इज फेवरेबल एडवर्स। दिस इज एडवर्स, हमने एक्चुअली मटेरियल महंगा खरीदा, दिस इज एडवर्स। रेट वेरिएंस, एक से ज़्यादा एक्चुअल रेट्स अवेलेबल थे। ये सिनेरियो हमने पहले हैंडल किया हुआ है, इट इज़ जस्ट अ रिपीट एक्टिविटी। पहले मैंने आपको इसको दोनों मेथड से वेरिएंस कैलकुलेट करके सिखाया, बट हमें हर दफ़ा दो मेथड नहीं लगाने, हम कोई एक मेथड फॉलो कर पकड़ लेते हैं और उसी को लेकर चलते चलेंगे। दूसरा मेथड हमारे जहन में रहना चाहिए। बाज़ का सिनेरियो ऐसा आ जाता है जिसमें एक मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, आपको दूसरे मेथड की तरफ रिवर्ट करना पड़ता है। सो इसलिए दूसरे मेथड को जहन में रखिए, लेकिन अप्लाई प्रैक्टिस में एक ही मेथड लेके चलते चलिए। हर दफ़ा दो मेथड लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। एग्ज़ाम के लिए दिस मेथड इज़ गुड इनफ, ऑल्दो आपके एग्जामिनर ने दूसरे मेथड से किया हुआ है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो इस वैल्यू से मतलब है, ये वैल्यू हमारी आ गई है तो दैट्स इट, हमें कोई वरी नहीं है जी। आपके साथी ने क्वेश्चन किया कि क्या स्टैंडर्ड रेट भी दो हो सकते हैं, तो आंसर इज़ स्टैंडर्ड रेट रिवाइज हो जाता है, लेकिन दैट इज़ नॉट इन योर स्कोप। जब आप फाइनल में आएंगे वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये स्टैंडर्ड की रिवीजन को भी पढ़ेंगे, वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्टैंडर्ड यस रिवाइज हो सकते हैं बट आपके स्कोप में नहीं है, वो फाइनल के स्कोप में है, CFAP 4 में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आइए आप यूजेज वेरिएंस पे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसका फार्मूला सामने लेके आते हैं जी। एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी है जी 250,000। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस में एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी 48470 है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन छोटी सी करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 48470 यूनिट्स हैं और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है जी 5 kg है, तो कितनी बनी जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 242,350 kg। 242,350 kg into 40 is your standard price. So what is the variance? 306,000 and this is adverse. Standard से ज़्यादा quantity use होगी, this is adverse. Material usage variance. Actual quantity used और standard quantity for actual production, इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है यूजेज वेरिएंस और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है डिफरेंस इन क्वांटिटी को। अच्छा जी, नेक्स्ट आइए लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला जो हमने सीखा हुआ है, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल लेबर का रेट गिवन है जी आपको 84 पर आवर। स्टैंडर्ड रेट रेडीली अवेलेबल है 80 पर आवर और एक्चुअल आवर्स
आपको गिवन नहीं है, बट आप यहाँ पे *2 वर्किंग से हम इसी के नीचे ले आते हैं. एक्चुअल आवर्स आर इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ओवर एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल रेट. कितना है जी? कितने एक्चुअल आवर्स? 72,000. लीजिए यहाँ से रेट वेरिएंस 288,000 एंड दिस इज एडवर्स. वेरिएंसेस को मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि डील करने के एक से काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, और बाज़-औक़ात अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रिप अच्छी है तो आप क्विक एंड एफिशिएंट वे, जिसमें 2-2, 5-5 सेकंड करके आप बचा सकते हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं. बट आई एम नॉट गोइंग टू द वेरिएशंस. मैं कंसिस्टेंटली एक फार्मूला आपसे शेयर किया हुआ है, उसी फार्मूला पे मैं हर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. अदरवाइज विद गुड अंडरस्टैंडिंग यू कैन प्ले विद द वेरिएशन और अपने थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरी स्टूडेंट. जिस बच्चे की ग्रिप अच्छी हो जाए, जिसको समझ आ जाए चीज़ें, वो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला से प्ले कर सकता है. बट आई डोंट रिकमेंड हर बच्चा कोशिश करे, क्योंकि उससे आपका एरर रेट बढ़ने का चांस है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड रेट. एक्चुअल आवर्स यूज्ड 72,000. स्टैंडर्ड आवर्स लिए जाते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन. तो *3 से हम वर्किंग करते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. एक्चुअल प्रोडक्शन अब ली जाएगी इक्विवेलेंट यूनिट 47123, कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स, क्योंकि लेबर की बात हो रही है ना, तो लेबर की एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी लेबर एंड ओवरहेड की एक्चुअल प्रोडक्शन 47123 है. एंड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इज 1.5. तो कीजिए जनाब टोटल 70685 70685 एंड स्टैंडर्ड रेट इज 80. लीजिए यहाँ से वेरिएंस आप ले सकते हैं 5200 एंड दिस इज फेवरेबल एडवर्स, दिस इज एडवर्स. लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस इज एडवर्स. बेटा आइडल टाइम तो नहीं गिवन ना, स्टैंडर्ड रेट एडजस्टेड आता है आइडल टाइम के साथ. ये प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन पे लॉस है, आइडल टाइम नहीं है जी. अगले दो वेरिएंसेस वेरिएबल ओवरहेड के और फिक्स्ड ओवरहेड के, 2 ईच, बेसिकली 4 वेरिएंसेस. ये कैलकुलेट कीजिए, ये आप खुद करेंगे. वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम. वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए और फेवरेबल एडवर्स का साइन. कोई दिक्कत हो तो पूछिए जनाब. वॉल्यूम वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर 17423 42000 जी. फेवरेबल एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस 84160 एडवर्स. FH expenditure 150,000 फेवरेबल एंड वॉल्यूम वेरिएंस जी. अच्छा जी. किसी वेरिएंस से कोई डिसएग्रीमेंट हो तो पूछिएगा जनाब. वॉल्यूम वेरिएंस क्या आ रहा है? वॉल्यूम वेरिएंस आपका होता है बजटेड का और एब्जॉर्ब्ड का डिफरेंस. बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? गिवन 3 मिलियन. एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर ओवरहेड्स 47123 मल्टीप्लाइड विद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. ये यूनिट्स हैं, ख्याल कीजिएगा यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स के हिसाब से हम एब्जॉर्प्शन रेट लेके आएंगे. 3 मिलियन बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड विद 75,000 बजटेड आवर्स इनटू आवर्स पर यूनिट. सॉरी, हमें रेट तो फिक्स्ड ओवरहेड 1.5 आवर्स है ना, ये आवर पर आवर रेट आ गया, इंटू 1.5 कर दो तो मेरे ख्याल में काम खत्म हो जाता है यहाँ पे. ये आपका ओवरहेड रेट पर आवर है फिक्स्ड ओवरहेड का, इंटू 1.5 करो ओवरहेड
पर यूनिट आ गया, इनटू यूनिट मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 282738 तो यहाँ से अब आप ओवरहेड निकाल सकते हैं 172620 ये वेरिएंस है। दिस इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड व्हाट वाज योर बजटेड प्रोडक्शन गिवन है जी। बजटेड प्रोडक्शन गिवन नहीं है लेकिन बजटेड प्रोडक्शन आप बना सकते हो ना। 75,000 आवर्स हैं, डिवाइड विद 1.5 आवर्स कितना बनता है यूनिट्स, कितने जी 50,000 यूनिट्स। ये आपके बजटेड प्रोडक्शन है, ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है। एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड से कम है तो ये वेरिएंस आपका एडवर्स 172620। बेसिक जो चीज़ हमने सीखी हुई है उसी पे फार्मूला, उसी पे मैंने ये अप्लाई किया है, लेकिन समहाउ आप लोग स्टक हो जाते हो, फंस जाते हो, समझ नहीं आती किधर को चले जाते हो। सीधी सीधी बात है, बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फ़र्क लेना है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की आपको डेफिनेशन पता है तो कहीं रुकने वाली बात नहीं है। ये भी यूनिट्स आपको निकालने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। अब तक ये वर्किंग मैंने की लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपको यहीं पे पता लग जाता है। बजटेड ओवरहेड होते हैं बजटेड प्रोडक्शन इनटू ओआर। ये क्या होता है एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओआर। ओआर कॉमन है, जब ये वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब बजटेड प्रोडक्शन ज़्यादा है। बजटेड प्रोडक्शन ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, एडवर्स वेरिएंस है। आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए करवाया। अदरवाइज अब आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप यहीं पे असेस करो कि ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब बजटेड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे भी OAR यूज़ होता है, यहाँ पे भी OAR यूज़ होता है। स्टैंडर्ड रेट दोनों में स्टैंडर्ड है, क्वांटिटी का फ़र्क है। तो जब ये वैल्यू ज़्यादा है तो क्वांटिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है, बजटेड क्वांटिटी ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, एडवर्स वेरिएंस है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? किसी वेरिएंस की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्लासरूम एक्टिविटी का मकसद मैं बार बार बता चुका हूँ कि आप लोगों को असेस हो जाए कि आप लोग कितने पानी में हो, कितना चीज़ों को सीखा है आपने और कितनी आपको मज़ीद रिवीजन और मेहनत की ज़रूरत है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपने ख्याल रखना होता है कि बाज़ का तो आपको बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड कैपेसिटी की ड्यूरेशन बदल देता है। यहाँ पे तो उसने लिखा हुआ है कि ओवरहेड्स और कैपेसिटी दोनों मंथली हैं, लेकिन बाज़ का कहते हैं कि बजट एंड ओवरहेड जो है वो सालाना है और कैपेसिटी मंथली है। इसलिए आपको कहा जाता है वर्ड बाय वर्ड ध्यान से रिपीटेडली पढ़ना है सवाल को। जब 3 दफ़ा जब तक नहीं पढ़ पाते, चांसेस हैं कि आपने हर वैल्यू हर वर्ड को पिक नहीं किया हुआ। इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि सवाल को करने से पहले, सॉल्व करने से पहले 3 दफ़ा पढ़िए, उसके बाद आप अनइंटरप्टेड वे में थ्रू आउट सवाल को दोबारा देखे आप कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आप 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पढ़ के सवाल को स्टार्ट करते हैं तो बार बार फंसते हो, फिर आपको जाके रीड करना पड़ता है, 3री दफ़ा 4थी दफ़ा पढ़ना पड़ जाता है। उसको अवॉइड कीजिए, अप फ्रंट ही कम से कम 3 दफ़ा रीडिंग प्लान कीजिए। उसके बाद सवाल जब करते हैं तो रेयरली आपको 4थी दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, या अगर पढ़ती है तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको समझने के लिए पढ़नी पड़ती है, पूरा सवाल नहीं दोबारा आपको पढ़ना पड़ता। अच्छा जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हेक्सा लिमिटेड, दोबारा सेम हेक्सा काफ़ी पॉपुलर नेम है ICAP के एग्जामिनर के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए स्पेशली। एक और सवाल भी आगे आना है, उसका नाम भी हेक्सा आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जो हेक्सा के नाम से हम कर रहे हैं। शॉर्टम 14 क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे क्वेश्चन बैंक का, पेज 318 पे। कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। एक एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 2 नंबर, लेबर वेरिएंसेस 4 नंबर और फिर ओवरहेड वेरिएंसेस है। यूजिंग मेथड जो लिखा है उस मेथड को मैं बाद में एलैबोरेट करता हूँ। फिलहाल हम एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और लेबर वेरिएंसेस के पार्ट्स को हल कर लें, फिर बाकी हम बाद में बात करते हैं। डाटा देखते हैं जी। हेक्सा लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस मशीन पार्ट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट एक्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल 170, डायरेक्ट लेबर 1.25 की कॉस्ट 150, ओवरहेड्स 137। बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 128,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 2560। The following information pertains to production of 100,000 units of X. Actual direct labor hours worked, unfavorable material usage variance, unfavorable material price variance,
एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड एक्चुअल फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। रिक्वायरमेंट है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, पहला पार्ट। अब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हमें वर्कआउट करना है और यूजेज और प्राइस वेरिएंस मटेरियल के दे दिए गए हैं। सो हमें शायद रिवर्स वर्किंग से एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट तक पहुंचना है, क्योंकि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट का डाटा अवेलेबल नहीं है। एक्चुअल लेबर आवर्स भी अवेलेबल है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट भी अवेलेबल है, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट की जगह हमें वेरिएंसेस गिवन है मटेरियल के। तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पे कैसे जाया जाए? वेरिएंसेस हमें क्या बताते हैं? प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस का सम करें तो टोटल वेरिएंस बन जाता है, ऐसा ही है जी। तो टोटल वेरिएंस हमें क्या बताता है? किन दो वैल्यूज का फर्क होता है टोटल वेरिएंस? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का जो डिफरेंस होता है वो टोटल मटेरियल वेरिएंस होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन अवेलेबल है, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ला सकते हैं और इसमें हम टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर डाल दें, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एडजस्ट करते हैं हम अगर, तो हमें एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगी। दिस इज अ बेसिक वर्किंग। यूजेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस अवेलेबल है, जिनका सम टोटल वेरिएंस होता है, ये हम सीख चुके हैं। और टोटल वेरिएंस हमारी जिस इक्वेशन में इस्तेमाल होता है वो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी कि भाई एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इनका डिफरेंस टोटल वेरिएंस होता है। तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लें, उसमें टोटल वेरिएंस एडजस्ट कर दें, तो हमारे पास एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन 100,000 यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज ₹170। तो क्या बनी जी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? 17 मिलियन। ये जी हमारी एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। और वेरिएंसेस को देखें तो अनफेवरेबल 8,20,000 एडवर्स वेरिएंस है, 6 लाख भी एडवर्स है, दोनों ही एडवर्स हैं। तो आपका टोटल वेरिएंस 8,20,000, दोनों वेरिएंस एडवर्स हैं, ऐड हो जाएंगे 6 लाख, तो कितना बना जी? 1,420,000 एंड दिस इज एडवर्स। एडवर्स वेरिएंस का क्या मतलब है कि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा है। तो ये जनाब 18,420,000, दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन में आप ऐड कर दें एडवर्स वेरिएंसेस। एडवर्स वेरिएंसेस का मतलब है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का डाटा हमारे पास था, उसमें हमने एडवर्स वेरिएंसेस ऐड कर दिए, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हमारे पास आ गई। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, इसके बाद लेबर के वेरिएंसेस चाहिए। तो लेबर के यहाँ पे 2 वेरिएंसेस कैलकुलेट हो पाएंगे, एक लेबर रेट वेरिएंस और एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फार्मूला सामने ले आए, एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये फार्मूलाज है जी हमारे पास, रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर लेबर। एक्चुअल लेबर का रेट कितना है? एक्चुअल लेबर का रेट, एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल है कितनी जी? 16,250,000 और एक्चुअल आवर्स अवेलेबल है 130,000। यहां से आपको लेबर का एक्चुअल रेट मिलेगा। एक्चुअल कॉस्ट भी अवेलेबल है, एक्चुअल आवर्स भी अवेलेबल है। रेट क्या है? 125 पर आवर। सो एक्चुअल रेट इज 125 पर आवर। स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल है, कितना है? स्टैंडर्ड रेट
अवेलेबल नहीं है, कैलकुलेट करना है। 150 स्टैंडर्ड कॉस्ट अवेलेबल है और स्टैंडर्ड आवर अवेलेबल है, तो 150 ओवर 1.25, स्टैंडर्ड रेट इज 120 पर आवर। सो स्टैंडर्ड रेट 120 आ गया, एक्चुअल आवर्स 130,000 है, तो यहां से आप रेट वेरिएंस ले सकते हैं 650,000 एंड दिस इज फेवरेबल एडवर्स, दिस इज एडवर्स। एक्चुअल रेट हमारा स्टैंडर्ड से ज्यादा है, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। रेट वेरिएंस, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस लिया जाता है और एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई किया जाता है। एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स 130,000, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स 100,000, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 1.25 पर यूनिट, इट इज 125,000. So standard hours for actual production 125,000 and the standard rate is 120. So what is the variance? 600,000 and this is adverse. Actual hours ज़्यादा लगे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, ओवरहेड वेरिएंसेस में यूजिंग 4 वेरिएंस मेथड, ये जो टर्म यूज़ की गई है यूजिंग 4 वेरिएंस मेथड, ये टर्म अगर देखा जाए तो टेक्निकली हमारे सिलेबस की नहीं बनती ये टर्म, ये आउट ऑफ सिलेबस टर्म है हमारी, लेकिन अब चूंकि एक पेपर में आ चुकी है तो मैं आपको इससे तारुफ करवा देता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो अब पहले हमारे ज़माने में तो वो भी फ़र्क होती थी अमेरिकन और ब्रिटिश, लेकिन अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आने से फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पूरी दुनिया में सेम स्टैंडर्ड्स पे जा चुकी है, IFRS पे। एक्सेप्शन हो सकता है किसी कंट्री में हो अभी भी, लेकिन जनरली IFRS आने की वजह से वो सारे एक स्टैंडर्ड पे आ चुकी है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी भी ब्रिटिश और अमेरिकन में डिफरेंस चलता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग द मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो तो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो वहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस और कुछ फॉर्मेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं, लेकिन कैलकुलेशंस और फॉर्मेट्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे हम जो स्टडी सिस्टम फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश सिस्टम है। हमने अकाउंटिंग भी हमेशा से ब्रिटिश पढ़ते आए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ब्रिटिश सिस्टम के तहत फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रिटिश सिस्टम के तहत वेरिएंसेस की कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं कि जिसमें मटेरियल लेबर के वेरिएंसेस कैसे हैं और वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड के अलग-अलग कैलकुलेट करते हैं हम। ये ब्रिटिश सिस्टम के तहत हमारा सिलेबस जो है हमने उसी के तहत सीखी हुई है, बुक में भी हमारे ये अवेलेबल है। लेकिन अमेरिकन ओवरहेड वेरिएंसेस वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड के अलग-अलग कैलकुलेट नहीं करते, वो इस अंदाज में, जैसे इसने लिखा 4 वेरिएंस मेथड के तहत ओवरहेड वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए। अब ये ओवरहेड वेरिएंसेस है, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल की डिस्टिंक्शन नहीं है। 4 वेरिएंस मेथड के तहत जब हमें कहा जाता है वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए, तो ये टर्म हमारे लिए ज़रूर नहीं है, लेकिन इसमें जो वेरिएंसेस कैलकुलेट होने हैं उनसे हम तकरीबन फेमिलियर हैं। 4 वेरिएंस मेथड में जो वेरिएंसेस कैलकुलेट होते हैं ये अब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बेशक टेक्स्ट बुक में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, नोट्स में भी हमने शामिल नहीं की, क्योंकि नोट्स तो हमने किताब के मुताबिक जो सिलेबस है उसके मुताबिक बनाए हैं, लेकिन अब ये एक चीज़ सवाल में आई है तो इसमें सिर्फ मैं आज आपको सिर्फ उन वेरिएंसेस की लिस्ट दे देता हूँ। वर्किंग इस पे हम कल करेंगे। काफ़ी हद तक आप फेमिलियर हैं इन वेरिएंसेस से। 4 वेरिएंस मेथड में 4 वेरिएंस मेथड में जो वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, मैं पहले वो वेरिएंसेस लाता हूं जिनसे आप फेमिलियर हैं। आप वेरिएबल ओवरहेड के एफिशिएंसी वेरिएंस से फेमिलियर हैं, तो पहला वेरिएंस, एक वेरिएंस इसमें वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। आप फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस से फेमिलियर है। वॉल्यूम का वर्ड ये यूज नहीं करता, इसको फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कहता है। तीसरा वेरिएंस, आप फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस से फेमिलियर हैं। तो 3 वेरिएंसेस तो 4 वेरिएंस मेथड में यही आते हैं। वेरिएबल ओवरहेड के एफिशिएंसी वेरिएंस, सेम फार्मूला जो आपने सीखा हुआ है ब्रिटिश सिस्टम में। फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, सेम फार्मूला। फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, सेम फार्मूला, कोई फर्क नहीं है। ये वही फार्मूलाज यहाँ पे यूज किए जाते हैं जो हमने सीखे हुए हैं। एक वेरिएंस यहाँ पे बहरहाल कैलकुलेट किया जाता है जो कहलाता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आप जो चीज़ नोट कर सकते हो
मैंने वेरिएबल या फिक्स की डिस्टिंक्शन नहीं की। एक्सपेंडिचर वेरिएंस यहाँ पे जो कैलकुलेट किया जाता है ये कंबाइंड किया जाता है, या इसको कह लो ओवरऑल कह लो। दिस इज द ओनली डिफरेंस जो कि आपको यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले एक्सपेंडिचर वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड का अलहदा निकालना सीखा है, फिक्स्ड ओवरहेड का अलहदा निकालना सीखा है। तो वैसे तो वर्स्ट के सिनेरियो में बहुत ही सिंपल अंदाज में देखें तो भाई वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस निकाल लो, फिक्स्ड ओवरहेड का निकाल लो, दोनों को सम कर दो, ये 4 वेरिएंस मेथड में आ गया। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं बनी। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि भाई एक्सपेंडिचर वेरिएंस इस मेथड में जो आता है वो कंबाइंड होता है। कंबाइंड से मुराद वेरिएबल प्लस फिक्स्ड दोनों का एक्सपेंडिचर वेरिएंस लेके सम कर दो तो वो आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस बन जाता है। इंडिविजुअली तो दोनों के निकालने में आते हैं। इस सवाल में इन चारों ओवरहेड वेरिएंसेस की कैलकुलेशन हम कल देखेंगे। आज 1-2 मिनट में आपसे लूँगा टेस्ट के लिए। आपके बजटिंग का टेस्ट हुआ था लास्ट वीक, वो शायद मार्क हो गया हुआ, आप लोगों को मैसेज आ गया हुआ है, वो अवेलेबल है। आप मुबशर से टीए डिपार्टमेंट से, आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। इसमें जो बात मैं बार बार एम्फेसाइज करता आ रहा हूँ उसमें कोई रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही है। पहली चीज़ उसमें अटेंडेंस होती है, तो अटेंडेंस इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल। और अब आपने अगर नोट, जो बच्चे बहरहाल टेस्ट में बैठे हैं और जिन्होंने इवन टर्म टेस्ट भी दिया है, इन दोनों टेस्ट में मैंने जो चीज़ इंश्योर करने की कोशिश की आप लोगों से, आपको टफ क्वेश्चन दिए जाएं और देखा जाए कि आपको जो चीज़ सिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो आता है करो, जो पार्ट नहीं आता उस पर दमशन लेकर सवाल कंप्लीट करो, उस पर आप किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। तो बहरहाल इस टेस्ट में तो जब मेरे पास इसका रिज़ल्ट है, इसमें तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आप लोग नहीं दे पाए। सिर्फ 22% ऑफ द स्टूडेंट्स कुड पास। अब इसमें चैलेंज क्या आया, क्यों आया, ये टेस्ट डिस्कशन कल इंशाअल्लाह हम क्लास में इस टेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्लास में आने से पहले आज इस टेस्ट के क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ के आइएगा ताकि तमाम बच्चे ऑन बोर्ड हों। जब ये क्लास में हम सवाल डिस्कस करें बजटिंग का, ये प्रॉब्ली कैश बजट का सवाल था अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो ऐसे कैश बजट था ना, कैश बजट का सवाल था। तो कल हम इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो कैश बजट का टेस्ट हुआ था आपका। फिर उसके बाद 1-2 दिन में जो टर्म टेस्ट हुआ है उसके क्वेश्चन को भी क्लास में डिस्कस करेंगे। उसका जब सोल्यूशन आप लोगों को मार्क होकर मिल जाएगा तो फिर हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, रिवीजन पे फोकस कीजिए, टारगेट करके टेस्ट में बैठने की कोशिश कीजिए। बेशक आपकी तैयारी कम है, लेकिन कम तैयारी है तो भी बैठिए और कम तैयारी, जितनी तैयारी है उसके मुताबिक नंबर स्कोर करने की प्रैक्टिस कीजिए। आपकी तैयारी 40% स्कोर करने की है तो 40% स्कोर करो, बीच में 70% किया तो 70% स्कोर करो। 100% मैं आपको पहले भी कह चुका, पूरा सवाल आता हो 100/100 लेना सबसे आसान काम है, लेकिन एग्जाम में ये आसान काम होता नहीं है। एग्जाम में आपको मुश्किल काम मिलना है ज़्यादातर सवालों में। और वो मुश्किल काम क्या होना है कि 15 नंबर का सवाल है, आपको पूरा सवाल नहीं आता। अब 15 में से 12 कैसे लेने हैं, 15 में से 10 कैसे लेने हैं, ये काम आपको सीखना है। और ये जो पिछले 2 टेस्ट जो मैंने दिए हैं, टर्म टेस्ट और बजट का, वो इसी अंदाज से दिया है कि आप सीखो कि पूरा सवाल नहीं समझ आ रहा, टफ सवाल है, इसमें से कुछ ना कुछ मैक्सिमम नंबर कैसे निकाले जाएं। ठीक है, उस पे जाना है। 100% स्कोर तो कोई नहीं कर सका। हाईएस्ट बहरहाल कुछ बच्चों ने 70% तक गए हैं। हाईएस्ट स्कोर 70% यार। ये हमजा अली, कौन है जी हमजा अली? एब्सेंट है जी। दूसरे बच्चे एक और 70% जीशान बुखारी, चलें जी, वेल डन। तो कुछ बच्चे पे 60 में है, कुछ 50 में है, तो लेकिन ज़्यादातर बच्चे, जैसे मैंने कहा, 78% स्टूडेंट कुड नॉट पास। तो कल इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह क्लास में। ठीक है, इसको पढ़ के आइएगा। अस्सलाम वालेकुम।